हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि 2009 से 2023 तक का जितने भी प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। और 15 फरवरी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के अगर हिंदी का एग्ज़ाम है तो उसमें 100% लड़ने का चांस बनता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा, जो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से है। तो आप लोग देखिएगा, प्रश्न को देखकर आप सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब बताइएगा। प्रश्न को देखिएगा कि प्रश्न नंबर पहले का है कि नलिन विलोचन देखिएगा प्रश्न को और जवाब देने का प्रयास करिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर पहले का है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब कितने ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म। तो इसका आंसर जो कि 1916 हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो मैक्स मूलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो किस समय मैक्स मूलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आप सभी ऑडियंस इसका आंसर राइट आंसर दो दीजिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो कि रेनर मारिए रिल्के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर रेनर मारिए रिल्के दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को आने की संभावना है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का इनमें से उदाहरण कौन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर वसु तस्व इसका जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर वसु तस्व दीजिएगा। 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ इनमें से कौन है। मंगमा, सीता, लक्ष्मी पापाती। तो इनमें 3 बेटे की माँ कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सीता जो कि 3 बेटे की माँ है। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स सीता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत इसमें इन ऑप्शनों में से किसने तोड़ा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मदन, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर मदन दीजिएगा, क्योंकि मदन ने खोखा के दांत तोड़ा था। अगला प्रश्न है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो जो शब्द से पहले लगता है उससे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका अ जो कि उपसर्ग हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर अ याद रखिएगा। जारसाही में थी। तो जारसाही में क्या थी। सोरूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। तो जारसाही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सोरूस। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जोरूस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर मैक्स मूलर को कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप सभी स्टूडेंट्स मैक्स मूलर इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि रंग पापा था, तो रंग पापा इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो कि जुआरी था रंग पापा, तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स जुआरी दीजिएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पिताजी मछली खाते थे। अगर एग्जाम में आए तो पिताजी लगाइएगा। प्रश्न को देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछने वाला है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकुश सयानप बाघ नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है, लाइन है, किस कवि के है? तो घनानंद जी का है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर घनानंद याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था? अगर आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम में पूछ दे तो बेगूसराय लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर बेगूसराय हो जाएगा। याद करने का प्रयास करिएगा, ये सभी प्रश्न पूछेगा ही आप सभी के एग्जाम में। दही वाला मांगमा पाठ के लेखक हैं, तो दही वाले मांगमा पाठ के लेखक इनमें से क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर सुजाता जी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से इनमें से किसने मना किया था? तो माँ ने मना किया था। इसका करेक्ट आंसर माँ हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का इनमें से उदाहरण क्या नहीं है? तो एकैक जो कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर एकक दीजिएगा। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग एकैक लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि कविता नहीं है, तो इनमें से कविता कौन नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कविता इनमें से कौन नहीं है। तो नौबत खाने में इबादत जो कि कविता नहीं है, बाकी सब एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, हमारी नींद, ये सभी कविता है, कविता है, कविता नहीं है। तो नौबत खाने में इबादत आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन को देख के इसका आंसर सही लगाइएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर मध्य प्रदेश दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्वरनाम है, तो सर्वनाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जो कि सर्वनाम इनमें से वह है जो कि सर्वनाम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर वह दीजिएगा। हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि इनमें से क्या हो जाएंगे? तो चंद बरदाई जो कि आदि कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर चंद्र बरदाई दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा? तो तेल जो कि द्रव्यवाचक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर तेल याद रखिएगा। सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की कृति इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोहाकाश जो कि सरहपाद की कृति है। आप लोग इसका आंसर दोहाकाश याद रखिएगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या होता है? तो निर्णायक भूमिका होता है। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स निर्णायक दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी खाली स्थान कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो खाली स्थान दिया है भरना है, तो कहानी की केंद्रीय पात्र इनमें से क्या हो जाएगा?
तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र, इसका करेक्ट आंसर ढहते विश्वास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ढहते विश्वास, आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि धुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इनमें से कौन सी कविता है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण कर सकती है? तो इसका आंसर जो कि हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर हिरोशिमा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादन किया। तो तार सप्तक का संपादन इनमें से कौन किए थे? तो अज्ञेय जी किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर अज्ञेय जी दीजिएगा। अगर एग्जाम में आने की संभावना तो ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2009 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें से हैं। ये सभी प्रश्न रिपीट प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होता है। सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का भेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो संबंधवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास इनमें से क्या हो जाएगा? तो दिन रात, जो कि द्वंद्व समास है, तो इसका करेक्ट आंसर दिन रात दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज खाली स्थान साल के थे, तभी उनके पिताजी देहावसान हो गए थे। तो कितने साल के थे जब उनके पिताजी का डेथ हो गया था? तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु कब हुआ था? जब वो पंडित बिरजू महाराज उस समय कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे, तभी उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। जित जित में निखरत हूँ पाठ की विद्या है। तो जित जित में निखरत हूँ, ये पाठ कौन सी विद्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा, या निबंध हो जाएगा, या कहानी हो जाएगा, या काव्य हो जाएगा? तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर जो कि साक्षात्कार है। जित जित में निखरत, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। सावरदैया खाली स्थान भाषा के सफल कहानीकार है। तो सावरदैया जो भाषा है उनका सफल कहानीकार इनमें से कौन हो जाएगा आंसर? भाषा के सफल कहानीकार ये कौन से सावरदैया जो भाषा के कहानीकार थे? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार थे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर राजस्थान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि घानानंद कवि हैं। तो घानानंद किस काल के कवि हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो रीति मुक्ति, जो कि इसका घानानंद रीति मुक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ इनमें से क्या हो जाएगा? तो जनतंत्र का जन्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? तो अच्छा, जो कि गुणवाचक विशेषण है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग गुणवाचक लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कि पैसे चुराने का आरोप लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर लगाए थे। तो इसका आंसर आप लोग पैसे चुराने के लिए दीजिएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसका है? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर दीजिएगा। दिनकर जी का ये पंक्ति है। इसका करेक्ट आंसर दिनकर जी दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा।
नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास इन पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास का कौन सा पद होता है प्रधान? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि जिसका अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आप सभी ऑडियंस का आंसर पूर्व पद दीजिएगा। इसका पूर्व पद अव्ययी भाव का समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो जो शब्द के अंत में लागे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो लिखाई आई आ रहा है, तो आप सभी ऑडियंस इसका आंसर आई हो जाएगा। एक बार उच्चारण कर लीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध इनमें से क्या हो जाएगा? तो नाखून के बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। तो इसका आंसर ललित निबंध हो जाएगा। नाखून के बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी ऑडियंस नाखून को बढ़ते हैं दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आज की ताजी खबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोटी ताजी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दाल अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हवा बहता है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य रोटी ताज़ा है, जो कि शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रोटी ताज़ा दीजिएगा। शुद्ध वाक्य पहचानने का एक नियम है कि आप सभी स्टूडेंट्स एक बार उस ऑप्शन को विधिवत पढ़ लीजिएगा और उसका जवाब अपने व्यू से दीजिएगा, जो कि अच्छा से मिला लीजिएगा कि चारों ऑप्शन में कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसका आंसर रोटी ताज़ा हो जाएगा। पढ़ने से यह जानकारी मिल जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि जन्म से ही पागल है। तो जन्म से पागल कौन थी? तो जन्म से पागल मंगू, जो कि जन्म से पागल था। तो इसका करेक्ट आंसर मंगू हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका मंगू आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा, जो कि भारत में ज़्यादा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका जाति प्रथा लगाइएगा कि जाति प्रथा से भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो यह उक्ति किनकी है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? यह उक्ति अगर पूछे आप सभी स्टूडेंट्स के तो कालिदास जी का है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कालिदास लगाइएगा। आप सभी लोग ऑप्शन को अच्छा से पढ़ पढ़ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से ही जानकारी मिलता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो इन ऑप्शन में से बताइएगा कि विशेषण का भेद नहीं कौन सा हो जाएगा। तो विशेषण का भेद जो कि परिविशेषण नहीं होता है, बाकी सब गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स कभी भी नहीं सुने होंगे कि परिविशेषण विशेषण का भेद होता है। अगला प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर परिविशेषण दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर 1938 दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो कि राजपूत पुत्र कभी इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब तत्पुरुष का उदाहरण है। राजपूत, पवन पुत्र, वनवास, चौराहा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं, जो कि राजपुरुष हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिलाषा। अभिलाषा देखिए अभी इस तरह कर दिया है, इसमें सी ऑप्शन में अभिलाषा। अगला प्रश्न है अभिलाषा। तो अभिलाषा के देखिए कितने चार
बार लिखा है, जिसमें चारों बार हर्षई दीर्घई अलग अलग रेखा को दर्शाया है। तो आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। तो अभिलाषा जो कि इनमें से करेक्ट आंसर अभिलाषा ऐसे लिखा जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य को आप लोग बढ़िया से देखकर इसका जवाब दीजिएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? तो इसका आंसर जो कि अविनियो हो जाएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र अविनियो रहा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स अविनियो दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, फिर शुद्ध वाक्य आ गया है। तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य में सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन देखिएगा कि कर्तव्य, कर्तव्य ऐसे लिखा है, अगर श्रृंगार ऐसे लिखा है, और रोशनी ऐसे लिखा है, और दुरात्मा ऐसे लिखा है। तो इनमें से जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग देखिए, कर्तव्य जो कि शुद्ध वाक्य है, रोशनी ऐसे ही लिखा जाता है तो शुद्ध वाक्य है, दुरात्मा ये शुद्ध वाक्य है, मगर श्रृंगार जो कि गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर जो कि आप सभी स्टूडेंट्स दीजिएगा बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े होंगे और इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट देखे होंगे, और ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के व्यू से था, तो आने का संभावना इसका ज़्यादा है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से याद कर लीजिएगा, और हम बाकी सभी का क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को सफल बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होता है। हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो 3-4 बार प्रश्न पूछा है, वही प्रश्न हम करा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट आकर प्रतिदिन क्वेश्चन को देखिए, और आप सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न जो कि पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और तैयारी में ज़रूर अपनी मेहनत दीजिए। अभी